एक्सपायरी के ठीक पहले मजबूती बढ़ती हुई है। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात है, निफ्टी की रिकॉर्ड एक्सपायरी की तैयारी है। अब तक कभी भी 9000 के ऊपर हमने निफ्टी में एक्सपायरी नहीं देखी, लेकिन आज जरूर होती हुई दिखाई देगी। पूरा भरोसा, बल्कि शायद नया हाई भी बनता हुआ आपको नजर आ जाए, जिसके करीब पहुंचने की कोशिश एक बार फिर से बाजार कर रहा है। निफ्टी बैंक ने पिछले महीने ही रिकॉर्ड एक्सपायरी की थी, 2015 का रिकॉर्ड तोड़ा था और लगता है कि आज उस पिछले महीने के रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तैयारी। तो लगातार दूसरी रिकॉर्ड एक्सपायरी, यानी बाजार लगातार 2 एक्सपायरी के साथ अब आपको यह संकेत तो दे ही रहा है कि हम नई तेजी में आ चुके हैं। पुराने लेवल्स भूलने का वक्त है और अब 21,000 के ऊपर निफ्टी बैंक और 9,000 के ऊपर निफ्टी नई तेजी कितनी दिखाते हैं, यह सवाल होगा। बाजार में कुल मिलाकर खरीदारी का जोर है। निफ्टी आपको दायरे में दिख सकता है, लेकिन रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ढेरों ऐसे स्टॉक हैं बाजार में, मिड कैप स्मॉल कैप में, जो जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। अप्रैल सीरीज में क्या चल रहा है, 9,300 के कॉल में आज खरीदारी होती हुई दिखाई दी है, तो लोग तैयारी कर रहे हैं तेजी की अब अगली सीरीज के लिए। और अगली सीरीज में पोजीशन बनी है 9,000 के पुट और 9,500 के कॉल। तो शुरुआत के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये वो रेंज है जो नई सीरीज के लिए लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, और नई सीरीज में जाने से पहले काफी बेहतरीन रोल ओवर्स होते हुए दिखे पोजीशंस के लिहाज से। हालांकि रोल कॉस्ट थोड़ी सी कम जरूर रही, लेकिन इसमें देखिए पिछले आधे घंटे में बाजार ने बेहतरीन मजबूती दिखाने की कोशिश की है। दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी और 9,172 जो आज का हाई था, लगभग उस लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश होती दिख रही है। सेंसेक्स में मजबूती है, मिड कैप शेयर 1.25% मजबूत है। बैंक निफ्टी 21,500 के लेवल पर, और बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है अब तक का उच्चतम स्तर है 21,513, उसके बेहद करीब। तो बैंक निफ्टी ने अभी 21,500 के एक अहम आंकड़े को छुआ है। प्रदीप, ये आंकड़ा इसलिए भी अहम है बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि 21,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और उसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती तो कम से कम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के लिहाज से पहले अहम पड़ाव को पार किया है, जो कि निफ्टी के लिए 9,200 का है। तो मजबूती बरकरार है। आखिरी एक घंटे में लग रहा है ऐसा कि शायद कुछ और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखे। बिल्कुल, ये तो काफी अच्छे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमारी नजर कहां होगी, मार्च सीरीज के एक्सपायरी पे होगी, और साथ ही मार्च सीरीज के स्टार शेयरों पे नजर करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे और उस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे जिन्होंने इस सीरीज में काफी धमाल की है। तो क्या अगली सीरीज के लिए आपको तेजी का रोल करना चाहिए और क्या उम्मीद करनी चाहिए। राकेश बंसल बताएंगे कमाई का फॉर्मूला, किन सेक्टर्स में किन स्टॉक्स पे आप नई सीरीज में दांव लगाएं। कल से एफएनओ और निफ्टी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। निफ्टी में 2 नए स्टॉक्स और एफएनओ में 15 नए स्टॉक्स, उन पर भी होगी बात। बीएसई और एनएसई के मेंबर दीपन मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ चर्चा के लिए। इसके अलावा रोज की तरह अभी कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट, ये आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर में। 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी की कॉल और 3:15 बजे बीटीएस की या एसटीबी। ओके, और इस बीच बता दें आपको कौन से स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में। आज का स्टार परफॉर्मर है दिग्गजों में अदानी पोर्ट, 5% की बड़ी उछाल यहां पर आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको इस वक्त नजर आएंगे। लेकिन कुछ शेयर जो निफ्टी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से तेजी सीमित है। कोल इंडिया, भेल, ये 2 सरकारी कंपनियां, एक्सिस बैंक थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन निफ्टी के बाहर देखिए बढ़ने वाले शेयरों में गोकुलदास एक्सपोर्ट, एवरेस्ट कांटो, मुक्ता आर्ट्स, मुकुंद, ये तमाम शेयर ऐसे हैं जो बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। शुगर शेयरों में अच्छी तेजी है, उगाड़ शुगर खासतौर से देखिए यहां पर अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा ऑटो इंसुलरी शेयरों में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। BS4 नियम आने के बाद इनका कारोबार बढ़ेगा। राणे ग्रुप के शेयर, राणे ब्रेक्स, राणे इंजन, सुंदरम ब्रेक्स, सुब्रोज जैसे शेयरों में अच्छी तेजी है। वहीं नवनीत एजुकेशन पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय रिपोर्ट के बाद ये तमाम एजुकेशन शेयर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। नवनीत तो ऊपर है ही, MT एडुकेयर, करियर पॉइंट जैसे शेयरों में भी तेजी बनती हुई दिखेगी आपके सामने। रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी है। आईबुल रियल वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकलते ही तेजी से उछला है। उसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पेनिनसुला, HDL, तमाम शेयर बड़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ शेयर जो कमजोर हैं आज के सेशन में, ग्रेविटा, लक्ष्मी एनर्जी, इरोस इंटरनेशनल, ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इरोस अब कुछ बड़े ट्रेड्स होते दिखे, स्टॉक नीचे फिसला, लेकिन निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी देने की कोशिश भी करता हुआ दिखा। तो काफी वोलेटाइल ट्रेड्स इरोस इंटरनेशनल में। और इस बीच सिमको जो लगातार अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब सर्किट फिल्टर्स कम होते हुए दिखे 5% के, लेकिन फॉर अ चेंज आज कई दिनों बाद ऊपर की बजाय अब नीचे का सर्किट सिमको में। और आइए अब देखते हैं चार्ट्स, और जाहिर है कि आज हमारी नजर होगी
एक्सपायरी पे, और ये आपके सामने एक्सपायरी के ही चार्ट है। यहां पर आप जो एक खास चीज देख सकते हैं, लगातार 1, 2, 3 और 4 ये चौथी एक्सपायरी है जो काफी बुलिश दिख रही है। तो लगातार चौथी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बुलिश एक्सपायरी होती हुई बाजार में आपको फिलहाल दिखाई देगी। ये काफी अच्छे संकेत हैं। दूसरी बात, ये ऊपर की आप एक नीली लकीर देख रहे हैं, जो दरअसल अब तक के 2015 में जो हमने रिकॉर्ड एक्सपायरी देखी थी जनवरी में, वो लेवल है, और वो लेवल था 8,950 के आसपास। पिछले एक्सपायरी में हम उसके ऊपर गए थे। इनफैक्ट पूरी उम्मीद थी कि वो रिकॉर्ड टूटेगा, पर टूटा नहीं, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया। और आज आप देखेंगे नई रिकॉर्ड एक्सपायरी होती हुई निफ्टी के लिए, तो ये एक रिकॉर्ड जो आज बन जाएगा। हालांकि हमने पिछले हफ्ते ही जो बाजार में ऑल टाइम हाइस देखे हैं, शायद एक्सपायरी उसके पास ना हो, उससे थोड़ा नीचे हो जाए जैसे कि संकेत है, लेकिन अच्छी एक्सपायरी कही जाएगी। और ये निफ्टी बैंक, वैसी तस्वीरें यहां भी तीसरी शानदार एक्सपायरी होती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन यहां पर जो 2015 का रिकॉर्ड था वो पिछले महीने हमने तोड़ दिया था, और अब उसके बाद ये दूसरी आपको एक्सपायरी दिख रही है उस लेवल के ऊपर। तो लगातार एक के बाद दूसरी रिकॉर्ड एक्सपायरी का मतलब साफ है कि एक बड़ा ब्रेकआउट लंबी अवधि के लिए बाजार में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रिकॉर्ड लेवल पर क्लोजिंग की एक्सपायरी की तैयारी में है। ऑल टाइम हाईएस्ट एक्सपायरी आपको इन दोनों ही इंडेक्स पे आज देखने को मिलेगी। और ऐसे में बाजार का मूड कैसा है? निफ्टी भले ही दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ब्रॉड मार्केट देखिए बहुत बुलिश है। 64 पे पहुंच चुके हैं हम, यानी बहुत तेजी से खरीदारी हो रही है मार्केट में, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग्स ज्यादा हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप तेजी की तरफ है, और पूरे संकेत पॉजिटिव नजर आते हैं। ओके, तो ये है इस वक्त का रुझान, और अब देखते हैं कि कहां बनाएं आप लॉन्ग पोजीशन और किन शेयरों को करें शॉर्ट। बताने के लिए आरके ग्लोबल के राकेश बंसल हमारे साथ हैं इस वक्त, और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो राकेश, अदानी पोर्ट आज निफ्टी का टॉप गेनर और क्या जबरदस्त उछाल के साथ कारोबार कर रहा है, कोई ट्रेड बचा है यहां पर? अब बिल्कुल अनिल जी, ट्रेड बचा हुआ है, किसी के पास है तो होल्ड करे। इन स्तरों पर हल्के फुल्के डिक्लाइन पे स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 320 का स्टॉप लॉस लगाएं, 348, 350 के लेवल्स ऊपर में मुमकिन लगते हैं। ओके, 320 तक के टारगेट के लिए। और साथ ही औरोबिंदो फार्मा एक और शेयर है जहां पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के चार्ट देखकर बताएं, क्या यहां पर भी तेजी करनी चाहिए? अनिल जी, ये स्टॉक नीचे में एक्यूमुलेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर में 685 के ऊपर क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है, तब मुझे लगता है स्टॉक को बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 712। बट क्लोजिंग मस्ट है, 685 के ऊपर क्लोजिंग ले तभी बाय करे। ओके, इस बीच आईबुल रियल, एचडीआईएल, ये दो स्टॉक एफएनओ के जो बड़े मजबूत हैं आज रियल एस्टेट शेयरों में, क्या खरीदें या फिर देर हो चुकी है इनके लिए? नहीं अनिल जी, देरी तो बिल्कुल नहीं हुई है। इनफैक्ट इंडिया बुल रियल एस्टेट को देखें तो आज ही के सत्र में इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है, एक बड़ी रेंज से बाहर निकला है। इसको खरीद के चलना चाहिए। 83 का स्टॉप लॉस, 91 का लक्ष्य। एचडीएल ने भी एक ब्रेकआउट दिखाया है और लगता नहीं है कि ये ब्रेकआउट फेल होंगे, और ये जो मोमेंटम है ये अगली सीरीज में कंटिन्यू रहना चाहिए। 76.5 का स्टॉप लॉस एचडीएल में, और 85 के लक्ष्य के लिए एचडीएल को बाय करना चाहिए। ओके, तो एचडीएल को करें खरीदारी के लिहाज से। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये एक और स्टॉक है जो वायदा कारोबार के बैन से आज बाहर निकला है, और बाहर निकलते काफी अच्छी तेजी होती हुई दिखी है। क्या व्यू है इस पर? अनिल जी, व्यू पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्टॉक में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट नीचे में एक अच्छी एक्यूमुलेशन है। नीचे में ट्रिपल टॉप बॉटम लगा हुआ है 60 रुपए के अराउंड, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक बड़ा मूव शायद देखने को मिले अगली सीरीज की शुरुआत में। 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 66.5 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को बाय करके चलना चाहिए। ओके, आईडीबीआई बैंक, इस स्टॉक के चार्ट देखकर बताएं कि यहां पर क्या सिचुएशन है और किस तरह के रोलर्स, किस तरह की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। थोड़ा कमजोर है, 1% आज यहां पर, और इस सीरीज में ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ भी दिख रहा है। जाहिर सी बात है कुछ रोल्स भी होंगे। जिनकी तेजी की पोजीशन है, रोल करें या छोड़ दें? देखिए अनिल जी, जिसी की तेजी की पोजीशन है तो रोल नहीं करना चाहिए। उनको 73 रुपीज के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग लेता है तो शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनता है, और ऊपर में 77 रुपीज रेजिस्टेंस है। टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट अनिल जी, पीएसयू बैंकिंग स्पेस पूरा अच्छा लग रहा है। आईडीबीआई बैंक एकमात्र एक्सेप्शन है। अगर अगली सीरीज की शुरुआत में 77 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, तब बाई करके चलना चाहिए।
ओके, तो थोड़ा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा, ये मानना है आईडीबीआई बैंक पर। कुछ स्टार परफॉर्मर इस सीरीज के मार्च की सीरीज में जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया वो शेयर भी हम आपके सामने लाएंगे। ये देखिए, आईबुल हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, एक्साइड, सेंचुरी टेक्सटाइल। इनमें सेंचुरी टेक्सटाइल बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, जो स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा। क्या अगली सीरीज के लिए मौका बचा है इसमें खरीदारी करने का? राकेश बताएं। अनिल जी, डेफिनेटली मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल एक प्रबल दावेदार है अगली सीरीज के लिए भी। 995 का स्टॉप लॉस लगा के 1133 के लक्ष्य के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को बाय करना चाहिए। और अनिल जी, एक और स्टॉक इसी स्पेस से जिसका आपने नाम लिया, एक्साइड, ये भी मुझे एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट लगता है अप्रैल सीरीज के नजरिए से। 212 का स्टॉप लॉस, 233, 235 के लक्ष्य के लिए एक्साइड को भी बाय किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये एक और स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी, चूंकि अब ये इंडेक्स का हिस्सा भी बन जाएगा। क्या यहां पर और खरीदारी करने का मौका है अभी भी इन लेवल्स पर? अनिल जी, डेफिनेटली यहां पर भी खरीदारी करने का मौका लगता है। यहां पर भी टेक्निकल रुझान अच्छा है, 950 के अराउंड एक बेस है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जिस तरीके से अनिल जी इसका टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है 1000 रुपए के आंकड़े को अगली सीरीज की शुरुआत में कुछ ही दिनों में तोड़ने के लिए अटेम्प्ट करेगा। ओके, तो चलिए ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि ये तो मार्च सीरीज की बात हुई, लेकिन अब तो ट्रेड अप्रैल सीरीज को करना है। राकेश, अप्रैल सीरीज में कहां आपको बड़ा मौका दिखता है कमाई करने का, ट्रेडिंग करने का, या सीरीज के लिहाज से कोई रिसर्च आपने किया वो बताइए। अनिल जी, मुझे लगता है अगली सीरीज की शुरुआत के लिए एफएमसीजी पैक को नजर में रखना चाहिए। बड़ा स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है एफएमसीजी का। कोई भी काउंटर उठा लें, बड़े से छोटा, सब में एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। और मुझे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगता है मौजूदा स्तरों पे बाय करके चलना चाहिए। उनमें से एक स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो मुझे लगता है इन स्तरों पे भी बाय करना चाहिए। 895 के स्टॉप लॉस के साथ 942 के टारगेट के लिए इंडेक्स का पार्ट है और मुझे लगता है निफ्टी को सपोर्ट करेगा। आईटीसी को मिस नहीं करना चाहिए अनिल जी। रीजनेबल स्टॉप लॉस 275 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 300 के लक्ष्य के लिए आईटीसी को बाय करके चले। एशियन पेंट्स भी इंडेक्स का स्टॉक पार्ट है। 1039 का स्टॉप लॉस, 1120 के कंजर्वेटिव लक्ष्य के लिए एशियन पेंट्स को बाय करना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, एशियन पेंट्स 1140, 1150 के भाव भी दिखाए। कोलगेट काफी रैली कर चुका है। अगर ये स्टॉक एक्सपायरी की वजह से 1000 या 995 के अराउंड मिलता है, तब 975 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 के लक्ष्य के लिए कोलगेट को बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है एफएमसीजी पे ओवरवेट होकर चलना चाहिए, एटलीस्ट शुरुआत के कुछ दिनों के लिए अप्रैल सीरीज के। ओके, तो ये है राय आपके लिए। एफएमसीजी सेक्टर चलेगा जोर से अगली सीरीज में, ये मानना है इस वक्त राकेश का। तो इंटरेस्टिंग, एशियन पेंट्स, कोलगेट, लीवर, ये तमाम शेयरों पर नजर रखिए जो इस सीरीज में नहीं भागे लेकिन अगली सीरीज में चल सकते हैं। शुक्रिया राकेश आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और वायदा कारोबार के तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए, लॉन्ग या शॉर्ट के लिहाज से। बाजार इस बीच मजबूत बने हुए, डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स सेंचुरी मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे मयूरेश जोशी और मानस जायसवाल। इसके साथ ही होंगे एनएसई और के जाने माने मेंबर दीपन मेहता साहब भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में, और हमारे साथ अब हमारे दो और एक्सपर्ट कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आखिरी सौदा में इस वक्त हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी और साथ ही मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल, और उसके अलावा बाजार के जाने माने एक्सपर्ट दीपन मेहता जो मेंबर हैं बीएसई और एनएसई के। दीपन, इस एक्सपायरी में खास महत्व की बात जो होगी, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रिकॉर्ड लेवल पर, ऑल टाइम हाई एक्सपायरी के लेवल पर होंगे आज 3:30 बजे। क्या मतलब निकालते हैं आप इसका, और क्या स्ट्रैटेजी फिर अब अगली एक्सपायरी के लिए लेकर चलेंगे? देखिए, इतना शॉर्ट टर्म तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी तो हम व्यू नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑन द होल मार्केट्स की ट्रेंड काफ़ी अच्छी है। और जो अनसर्टेनिटीज थी मार्केट्स में वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। बजट हो या ब्रेक्सिट, प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर डीमोनेटाइजेशन और क्रेडिट पॉलिसी भी, ये सभी कुछ फैक्टर हो चुकी है। और आगे चलते आई थिंक ओनली दी अर्निंग्स जो अर्निंग्स सीजन आ रही है उसकी वजह से थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आ सकती है। बट अदर देन दैट आई थिंक द मार्केट्स आर
एब्सोल्युटली ऑन अ स्मूथ सेलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम ये कह सकते हैं कि ब्लू स्काई जैसे सिनेरियो है, एक जगह पे एक लेवल पे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आ रही है और दूसरी लेवल पर लिक्विडिटी फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट में, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। तो एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो है और इसमें हम देखेंगे तो आई थिंक जैसे जैसे और भी पैसा बाजार में आता जाएगा और इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे, आई थिंक मार्केट्स विल ग्रेजुअली स्केल टू हायर एंड हायर लेवल्स। सो आई थिंक दिस आर एक्सीलेंट टाइम्स फॉर इन्वेस्टर्स। और जिन इन्वेस्टर्स ने पिछले 2-3 साल से इन्वेस्ट किया है पेशेंटली, आई थिंक दिस इज अ रिवॉर्डिंग पीरियड फॉर देम एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लुक टू बी क्वाइट एक्साइटिंग फॉर इक्विटीज एज अ होल। ओके, और इस बीच एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से एक खबर आती हुई दिख रही है। दिल्ली में आज से BS1 BS2 ट्रकों पर रोक लग जाएगी, ये दिल्ली NCR में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। पूरी डिटेल्स हम आपके सामने लेकर आएंगे कि इस नोटिस में क्या कुछ बातें कही गई है। लेकिन यानी अब केवल BS3 और BS4 फ्यूल ही बिकेगा। हाँ, वही फ्यूल बिकेगा। हाँ, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जब दूसरे पहले के पुराने गाड़ियां चलेंगी नहीं, तो गाड़ियां आएंगी नहीं, उन गाड़ियों के लिए फ्यूल अवेलेबल होगा ही नहीं। ये समस्या जड़ से खत्म की जा रही है। बिल्कुल। और हालांकि जो कई ऑटो कंपनी से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि चूंकि हमको एश्योरेंस नहीं मिल रहा था कि BS4 फ्यूल मिलेगा, इसलिए हम पुरानी BS3 की गाड़ियां बना रहे थे लगातार। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दरअसल ऑयल कंपनीज पे ही डाली है। और अब ये खबर आती हुई, तो चलिए ये बड़ी खबर है इस वक्त। यानी कि प्रदीप, इस खबर को इस एक्सटेंशन के तौर पर देखा जाए, कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि BS3 तक की अब गाड़ियां आप नहीं बेच पाएंगे, उसी को और कड़ाई से लागू करने के मामले में। बिल्कुल। तो लेकिन अब जैसे नई गाड़ियां तो नहीं बिकेगी, लेकिन पुरानी गाड़ियां जो BS1 BS2 में अगर फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो भी ऑफ रोड हो जाएंगी। तो दिल्ली NCR में तो वो गाड़ियां NCR में ऐसा ही दिखता है। दीपन, आप कैसे देख रहे हैं इसको, और ऑटो कंपनीज के लिए ये कैसी खबर है? आई थिंक कुछ ऑटो कंपनीज पर जरूर असर आ सकता है, एक शायद इन्वेंट्री लॉस बुक कर देंगे, बट ऑन द होल आई थिंक इससे कुछ ज़्यादा फर्क आना नहीं चाहिए। ऑटोमोबाइल की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और डीमोनेटाइजेशन के कारण हमने देखा था कि 2 व्हीलर्स पे थोड़ा असर आया है, बट नाउ दैट ऑल्सो इज ईजिंग और रूरल मार्केट भी इम्प्रूव हो रहा है। सो ऑन द होल आई थिंक जिस हिसाब से कंज्यूमर एस्पिरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, जिस हिसाब से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, I think auto and auto ancillary should do pretty well over the next 6 to 12 months or so. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ और खास स्टॉक सेक्टर्स की जिन पे हमारी नजर है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग और IOC, ये 2 स्टॉक्स खास तौर पे नजर पे इसलिए हैं क्योंकि ये अब शामिल हो जाएंगे निफ्टी में। इसका इम्पैक्ट मयूरेश, आप क्या देखते हैं? इन दोनों पे आपकी क्या कॉल है? आफ्टरनून प्रदीप जी, आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के पास ये दोनों स्टॉक्स आई थिंक बिल्कुल होल्ड करने चाहिए 2 चीजों के लिए। आई थिंक जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और जो इंडिया बुल्स हाउसिंग स्पेसिफिकली है विद इन दिस ग्रुप, एक अच्छी खासी लोन ग्रोथ की उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि आई थिंक एक एक्सपेक्टेड फेयर फैक्टर है कि जो बैंक्स प्रवेश कर रहे हैं प्रॉपर्ली रिटेल एडवांसेस में, स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में, आई थिंक एक स्पेशलाइज नीश एरिया होता है। तो आई थिंक द बैंक्स विल फोकस मोर ऑन अदर एरियाज ऑफ रिटेल एडवांसेस एंड HFCs विल प्रॉब्ली cater to the housing finance demand. दूसरा आई थिंक जो अफोर्डेबल हाउसिंग की पूरी आई थिंक गवर्नमेंट की प्रयास और रणनीति रही है, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट मूव। और जो लैंग्वेज हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, अगेन आई थिंक लास्ट 2 क्वार्टर स्पेसिफिकली डीमोनेटाइजेशन रिमोनेटाइजेशन के चक्कर में थोड़ा हमने एक ब्रेक लगते हुए देखा था। मुझे लगता है आई थिंक दैट डिमांड शुड कम बैक क्वाइट फोर्सफुली ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होते जा रहे हैं, दे आर जुडिशियसली यूजिंग NCDs, बैंक फंड्स, जिसकी वजह से इनकी ब्लेंडेड कॉस्ट कम हो रही है, तो क्रेडिट कॉस्ट भी कम होंगे, सो दैट लेवरेज विल प्ले ऑन बैलेंस शीट। सो आई थिंक HFCs डेफिनेटली इज वन सेक्टर दैट आई रिमेन वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। दूसरा आई थिंक OMCs जनरली अगर हम देखेंगे तो आई थिंक जितना एक डेल्टा आना था अर्निंग्स में बिकॉज ऑफ फॉल इन ऑयल प्राइसेस, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल और डेट लेवल्स अच्छे खासे कम हो गए थे काफी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। सेकेंडली आई थिंक जो इन्होंने केपेक्स प्लान एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसके कॉम्प्लेक्सिटीज विल बी क्वाइट हाई। इसका मतलब जिसका
GRMs हैं, they can be sustained at higher levels. Third, largely I think if you look at the picture going forward as well, मुझे लगता है I think जितनी मार्केटिंग मार्जिन से उम्मीद की जा रही है पेट्रोल और डीजल दोनों पे, I think वहां पे भी अच्छा खासा डेल्टा आ चुका है, बट देयर इज इनफ स्कोप फॉर देम टू इंक्रीज फर्दर, और इसकी सेंसिटिविटी अर्निंग्स पे काफी स्ट्रांग रहती है. तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंबाइन करें, और आईओसी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसका एन्युटी बिजनेस है, इज द लार्जेस्ट पाइपलाइन प्रोवाइडर इन इंडिया, मार्केटिंग टू रिफाइनिंग रेशियोज आर क्वाइट स्ट्रांग, हालांकि HPCL इज प्रॉब्ली द मार्केट लीडर देयर, बट आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर प्रॉब्ली विल स्टिल असिस्ट अर्निंग्स फॉर दीज कंपनीज. सो लॉजिक काफी क्लियर है. आई थिंक अर्निंग्स विल प्रॉब्ली ग्रो एट अ वेरी गुड पेस दोनों कंपनियों के लिए, इसलिए क्लियर होल्ड होता है हमारी तरफ से. ओके, कल से 15 स्टॉक F&O में नए जुड़े हैं, लेकिन इनमें फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स काफी है. डिपेंड सर, फंडामेंटली अगर आपको कुछ पसंद है इनमें से कैपिटल फर्स्ट, मुथूट फाइनेंस, इक्विटास, उज्जीवन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडियन बैंक, ये 6 स्टॉक है जो एक ही स्पेस के कहे जा सकते हैं. कहीं कोई मौके दिखते हैं आपको इनमें निवेश के? बिल्कुल, आई थिंक जो NBFC स्पेस है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. और जो भी रिटेल लेंडर्स है NBFC में, दे आर ऑन अ सेक्युलर ग्रोथ मोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उनके जो नफे है, रेवेन्यूज है, दे आर स्टेडीली इंक्रीजिंग बाय एनीवेयर फ्रॉम 15 to 25% और सो. और कुछ जो वेल मैनेज कंपनीज है जैसे कि कैपिटल फर्स्ट है, या फिर बजाज फाइनेंस है, LIC हाउसिंग है, मन्नापुरम है, मुथूट है, दे हैव बीन एबल टू कीप वेरी गुड कंट्रोल ओवर देयर NPAs एज वेल. तो इस क्षेत्र में निवेशक को जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड फोकस और प्रेफरेंस उन कंपनियों के लिए रहना चाहिए जिनमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी हो, और बट मोर इम्पोर्टेंटली जिसकी बैलेंस शीट की क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि जो NPA ग्रॉस और नेट NPA लेवल्स है वो कंट्रोल में होने चाहिए, शुड बी लेस देन अराउंड 3-3.5% और सो. और जो प्रोविजनिंग रेगुलरली कर रहे हैं वो आर फॉलोइंग RBI's नॉर्म्स एज फार एज प्रोविजनिंग डेज इज कंसर्न. तो अगर जो उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी है और ग्रोथ अच्छा आ रहे हैं, तो आई थिंक दोज आर द कंपनीज विच शुड सर्टनली बी प्रेफर्ड. तो जो NBFC स्पेस में है, आई थिंक गो विद द रिटेल लेंडर्स, यानी कि जो छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, कुड बी माइक्रो फाइनेंस, कुड बी गोल्ड लोन, कुड बी हाउसिंग फाइनेंस, could be SME or consumer finance. I think that's where the growth is as far as the banking and financial services industry is concerned. Okay. ये तमाम स्टॉक्स जो आ रहे हैं उनमें क्या एक्शन ज्यादा दिखाई देगा? क्या हमें ये मानना चाहिए मानस के इनमें अब तक जो तेजी थी वो जोर पकड़ेगी, या अब इनमें शॉर्टिंग का भी मौका मिलेगा तो शायद ब्रेक भी लग सकता है? क्या होगा दरअसल इम्पैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से पहली चीज तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने जो NBFC स्टॉक्स आपने बताई, ये वो स्टॉक्स है जहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है. लेकिन अगर एक बार F&O में स्टॉक ये लिस्ट होंगे तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं इन सब स्टॉक्स के वो काफी बुलिश है. मैं अभी भी समझता हूं कि इसमें उज्जीवन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर पोटेंशियल बहुत लगता है. चार्ट्स पे कम से कम 520-540 तक का पोटेंशियल लगता है. हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, बट मैं तो समझता हूं कि जब तक स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए. और अगर F&O में स्टॉक आएगा तो शायद यहाँ पे लिक्विडिटी अगर लिक्विडिटी आएगी तो शायद लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. तो लिक्विडिटी के लिहाज से इन स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत ही इलिक्विड स्टॉक्स भी आ रहे हैं. उनमें से एक मुझे जो दिखता है वो खासतौर से श्री सीमेंट. मयूरेश, श्री सीमेंट या फिर कोई और सीमेंट शेयर जो आपको पसंद हो? तो अनिल जी, मुझे लगता है आई थिंक जैसे गवर्नमेंट का वापस फोकस है सीमेंट क्षेत्र की तरफ, अफोर्डेबल हाउसिंग, आई थिंक इट ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर 70% इंडस्ट्री डायनामिक्स के लिए. और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जैसे गवर्नमेंट ने जोर दिया है, स्पेसिफिकली जितना प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या रोड्स हो, हाईवेज हो, पोर्ट्स हो, रेलवेज हो, मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट एक अंडरलाइन थीम हो सकती है अगले 2 से 3 वर्षों के लिए. यस, आई थिंक जितनी कैपेसिटी एडिशंस हुए थे लास्ट 4 या 5 वर्षों में, आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स आर स्टिल अराउंड 70-75%. बट जैसे आई थिंक इनकी डिमांड और ऑर्डर फ्लोज इंक्रीज होंगे, आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स विल इंप्रूव. और क्योंकि नई कैपेसिटीज अभी कमीशन नहीं हो रही ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस एज इट हैपेंड, मुझे लगता है आई थिंक रियलाइजेशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने की उम्मीद कर सकती है. हैविंग सेड दैट, आई थिंक मिड कैप सीमेंट्स, आई थिंक जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये दोनों स्टॉक्स हमें काफी पसंद है. मुझे लगता है आई थिंक जेके लक्ष्मी सीमेंट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो पावर एंड फ्यूल कंपोनेंट है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ पावर, और जैसे इनकी कमीशनिंग हुई है दुर्ग प्लांट की, एंड
the capacity has increased from 1.8 MTPA to 2.7. Blended realizations will also start improving significantly. और जो EBITDA per ton ये कंपनी एंजॉय करती थी, इसमें सिग्निफिकेंट वृद्धि दिख सकते हैं अगले 4 से 6 क्वार्टर में. Having said that, मुझे लगता है वैल्यूएशंस ऑन द अदर साइड आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव ये सारी कंपनियों के लिए. तो मुझे लगता है आई थिंक JK Lakshmi Cement and JK Cement can be one of the top picks that we probably got in the mid cap cement bank. ओके दीपन, आपको वापस से एक बार बैंकिंग सेक्टर की ओर लेना चाहेंगे, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कल और फिर आज फंड रेजिंग को मंजूरी मिल गई 5,500 करोड़ की. जितनी कल बातचीत हुई समझ में तो नहीं आ रहा है कि दरअसल वो क्या करना चाहते हैं. एक तरफ कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, दूसरी तरफ पूंजी भी जुटा रहे हैं. आपको ज्यादा लंबा अनुभव है इन मैनेजमेंट्स को, कंपनीज को ट्रैक करने का, आपको क्या लग रहा है? देखिए, फंड रेजिंग विदाउट एनी स्पेसिफिक यूज सर्टनली रेजेस क्वेश्चन मार्क, बट जो कंपनी की मैनेजमेंट है दे ऑलवेज काफ़ी सीक्रेटिव रहती है एज फार एज एक्विजिशंस आर कंसर्न. और शायद ये जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है दैट द रियल रीजन फॉर इट मे बी एविडेंट लिटिल लेटर, यानी कि जो डील करना चाहती है आई थिंक दे मे अनाउंस इट मच लेटर आफ्टर द QIP इशू और द फंड रेजिंग इज ओवर एंड डन विथ. और ये जो उनका प्लान है दैट इज मोर टू डू विद डाइल्यूशन ऑफ प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि RBI का जो एक रूल है, यानी कि उनकी एक डायरेक्शन है कि प्रमोटर होल्डिंग कम करनी चाहिए. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग दीज काइंड ऑफ कैपिटल रेजिंग एक्सरसाइजेज इन कोटक. पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि कभी भी जो बैंक अगर रेज करती है कैपिटल तो जनरली इट इज नॉट दैट नेगेटिव, क्योंकि जो भी कैपिटल रेज करती है दैट इमीडिएटली दैट डिप्लॉइंग इट इन द लेंडिंग एक्टिविटी, और इसका सीधा जो फायदा है दैट इज फ्लोइंग टू द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी. सो ऑन द होल आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट. और अगर इस कैपिटल का अच्छा यूज करने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कोटक को तो आई थिंक दैट विल बी इवन बेटर. और ऑन द होल आई थिंक कोटक बैंक है, जैसे कि आपका इंडसइंड बैंक है, येस बैंक है, आई थिंक दीज आर द न्यू ग्रोथ इंजन्स एज फार एज द बैंकिंग स्पेस इज कंसर्न. ये अपना जो मार्केट शेयर स्टडीली बढ़ा रहे हैं और बैलेंस शीट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. रिटेल का फोकस है, टेक्नोलॉजी का फोकस है. आपने देखा था कोटक में जो अनाउंसमेंट आया है पूरा डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल जो इनकी स्ट्रैटेजी है, आई थिंक ऑल दीज आर काइंड ऑफ गोइंग टू इवेंचुअली मेक दीज बैंक सिग्निफिकेंटली हायर एंड शेयर होल्डर्स इन दिस बैंक सिग्निफिकेंटली गेटिंग हायर एंड हायर रिटर्न्स. हैविंग सेड दैट, डिस्क्लोजर के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि कोटक, येस और इंडसइंड बैंक में हमारा क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट है. ओके, तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक पर. आए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे. 3 बजने वाले हैं, आपके लिए लेकर आएंगे निफ्टी पर 3 एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस ब्रेक के बाद. और बज चुके हैं 3, और ये वक्त होता है हमेशा आपके लिए निफ्टी की बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आने का. 3 एक्सपर्ट्स हमेशा आपको देते हैं, और सबसे पहले देख लीजिए आज किसकी कॉल आपके सामने. समित चौहान एंजल ब्रोकिंग के कह रहे हैं कि निफ्टी को खरीद के जाइए. 9,200 9,250 का 2 टारगेट ऊपर का 1 से 2 दिनों में आता हुआ 9,105 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने का इरादा है समित का. सिमी भौमिक अगले एक्सपर्ट है हमारे साथ, और आइए देखते हैं इनकी क्या कॉल निकल कर आ रही है. सिमी ने निफ्टी को बाई कर दी है 9,190 के टारगेट, और 9,210 का दूसरा टारगेट है 9,110. ये है इनका स्टॉप लॉस का लेवल सिमी की तरफ से. ओके, और मानस जायसवाल है हमारे साथ, और लेते हैं उनकी भी कॉल. खरीदेंगे मानस आप भी या शॉर्ट करना है? नहीं, शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन बहुत कंफर्ट ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि 9200 एक रेजिस्टेंस दिखने लगा है. वीकली चार्ट पे एक बेरिश डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था लास्ट वीक, तो मेरे हिसाब से 9200 एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले होगा. 9175 से 9200 तक. इंटरडे चार्ट पे अगर आप देखिए तो 9175 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखता है. अगर 9175 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो ये हम मान के चल सकते हैं कि शायद आने वाले टाइम में 9200 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे. तो आपको खरीदारी करनी है, लेकिन वो स्तर होगा 9175 के ऊपर. उस केस में आपको स्टॉप लॉस 9135 के लगाने हैं और अपने टारगेट 9250 के आसपास सेट करके चल रहे हैं. ओके, कंडीशनल कॉल है ये. 9175 के ऊपर ही खरीदारी करें. 9135 पे स्टॉप लगाएं. 9250 के टारगेट बनाकर चल सकते हैं. संदीप, आपको क्या लगता है, आप भी इंतजार करेंगे एंट्री के लिए?
प्रदीप, अगर 20-30 पॉइंट का करेक्टिव मूव मिला तो अच्छा है, लेकिन इंतजार नहीं करना है। मेरा व्यू है कि 9250 जाएगा और एक या 2 दिन का व्यू है, शायद मंडे तक, अगर कल नहीं जाता है तो। और मेरा स्टॉप लॉस होगा 9120। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। अब सीरीज का आज आखिरी दिन है और अब हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हैं आपके लिए जहां पर आप काफी शानदार मूवमेंट इस सीरीज के दौरान देख चुके हैं। इन स्टॉक्स पे नजर डालेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पहला स्टॉक, इस पे नजर डालिए। देखिए, ये इस सीरीज का एक टॉप परफॉर्मर रहा है और इस सीरीज के अंदर 14% के रिटर्न इसने दिए हैं, लेकिन ये दरअसल अपने ऑल टाइम हाईज पर भी पहुंच चुका है और ये इसके लिए एक नया रिकॉर्ड लेवल है, नई रिकॉर्ड सीरीज रही है। काफी शानदार रोल है, करीब 80% के आसपास के, और काफी शानदार ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अगले सीरीज में देखने को मिल रहा है। DHFL एक ऐसा ही और स्टॉक होगा, ये भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसी तरह के मूव इसमें भी नजर आए हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक आप देखिए, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से, यहां पर भी इस महीने के दौरान आपको काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई देगा। इसके अलावा इस पूरे साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, और काफी अच्छे मूवमेंट यहां पर भी और काफी तगड़े रोल ओवर बनते हुए एक साइड में नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 12 महीने के चार्ट जो आपको बता रहे हैं कि ये भी नए हाइस पर एक्सपायरी हो रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इंडोकाउंट, ये 2 टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक है, इन पर भी आप नजर डालिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी ऑल टाइम हाई पे इस सीरीज में काफी शानदार रिटर्न देने के बाद आज क्लोजिंग दे रहा है, सीरीज के हाई पे बंद होता हुआ और नए साल के हाईस पर भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडोकाउंट एक और ऐसा ही स्टॉक होगा। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस सीरीज के दौरान बहुत ही जबरदस्त बिल्डअप देखा है और बहुत ही तगड़े रोल्स भी आते हुए देख रहे हैं। मानस, क्या आप इनको स्कैन करके कोई नतीजा निकाल रहे हैं? क्या व्यू बनेगा आपका? देखिए, जितने स्टॉक आपने बताया उसमें मेरे को सेंचुरी टेक्सटाइल एक ऐसा स्टॉक दिखता है जहां पर पोटेंशियल बहुत है। अगर नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1025 1030 की रेंज में था, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां तो बहुत क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि जब तक स्टॉक 980 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पर खरीदारी करें और स्टॉप लॉसेस 980 के नीचे लगाएं। और इस बीच देखिए, बैंक निफ्टी नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में जो बेहतरीन तेजी बनी है वो बैंक निफ्टी की वजह से बनती हुई दिख रही है। 1% का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में 21,600 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। 21,600 के कॉल्स पर कल काफी राइटिंग होती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने उस लेवल को छुआ है। 21,500 के लेवल को जैसे ही पार करके टिका, तुरंत कुछ मिनटों में 100 पॉइंट का बड़ा उछाल। आप देखिए जिस तरह का उछाल आया है बैंक निफ्टी में, जनरली ऐसा ही। हाँ बताए। HDFC बैंक देख लीजिए। HDFC बैंक में 9 लाख शेयर्स की बाइंग आई है और इसमें करीब 1.5-2% का स्विंग आया है। HDFC बैंक में 5 मिनट में ऐसा मूवमेंट और प्रदीप आप देखिए, बिल्कुल ये HDFC बैंक और साथ ही दोनों आप देखें बैंक निफ्टी, क्योंकि इंडेक्स में इस तरह का मूवमेंट स्टॉक फिर भी समझ में आता है। बैंक निफ्टी देखिए किस तरह से एकदम खींच रहा है, क्योंकि किसी और बैंक में मुझे ऐसा बड़ा मूव, थोड़ा इंडसइंड बड़ा है लेकिन वो सुबह से मजबूत है, कोटक भी सुबह से मजबूत है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये राज जो है ये HDFC बैंक में है और इसी ने खींचा है इसको। इसके चार्ट फटाफट पूछ लेते हैं वागले साहब से, इससे पहले कि और बढ़ जाए। वागले साहब, HDFC बैंक क्या हो गया अचानक से? अनिल जी, क्या हो गया रीजन तो मालूम नहीं है, बट एक फ्रेश मूव की तैयारी है और मैं समझता हूँ ये 1450 का ब्रेकआउट लेवल है और ये लेवल पे भी लिया जा सकता है। और ये मैं मार्च फ्यूचर्स के दे रहा हूँ, कैश में थोड़ा बहुत फर्क होता है। मुझे लगता है ये 1515 1520 एक या 2 दिन में जाना चाहिए। ओके, और कुछ ऐसा ही मूव आता हुआ दिखाई दिया है REC के स्टॉक पे भी आप नजर डालिए। अभी अच्छी खरीदारी और एक और उछाल, शुरू से ही मजबूत था हालांकि आज, लेकिन अभी 8-9 लाख शेयर्स का ट्रेड और हुआ है। REC में आप देखिए ऊपर से जो मुनाफा वसूली हो रही थी निचले स्तरों से, वैसा ही सपोर्ट मिलता हुआ इस स्टॉक पे। मानस, क्या राय देंगे? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ट्स हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 175 के आसपास था उसको ब्रेक किया है। मैं तो समझता हूं कि अभी भी करीब 195 तक का पोटेंशियल स्टॉक में है, तो बिल्कुल खरीदारी करें। अपने स्टॉप लॉसेज 176 के नीचे लगाएं, जो शायद आज का लो है। आज के सेशन में प्रदीप FIs की खरीदारी के आंकड़े देखने लायक होंगे, क्योंकि जनरली जब HDFC बैंक, HDFC जैसे स्टॉक मूव करते हैं, FIs का पैसा वहां जाता हुआ नजर आता है। ये स्टॉक ऐसे जो फेवरेट है और जब भी बिकवाली होती तब भी पहले दबाव इन्हें झेलना पड़ता है,
तो एफआईएस के आंकड़े लगता है आज जबरदस्त होने चाहिए जो देखने को मिलेगा। हालांकि उसमें कुछ योगदान एक्सपायरी का जरूर रहेगा, लेकिन जिस तरह की तेजी एचडीएफसी बैंक में बनी है वाकई कमाल की। तो अच्छी बात ये देखिए, दिग्गज कहीं कहीं सपोर्ट कर रहे हैं दोनों ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक अकेला 21 पॉइंट निफ्टी बढ़ाकर बैठा है। हालांकि हम जो देख रहे थे पिछले कई दिनों से कि काफी सारे ब्लॉक डील्स होती थी, आज वो थोड़ी ठंडी हो गई। राइट। तो लगता है कि उस लिहाज से पार्टिसिपेशन कम है। जो ग्रोस वैल्यू हम 16, 17, 18 हजार करोड़ वाली देखने लगे थे एफआईआईस की, वो शायद ना हो, लेकिन नेट आंकड़ा आज के दिन देखना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच एक उछाल आया है ट्रेंड में। श्री सीमेंट हम अभी बात भी कर रहे थे, और नालको, ये 2-3 और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर डालनी चाहिए जहां इस वक्त वॉल्यूम बनता हुआ और तेजी से ये शेयर्स भी उछलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इतने लिक्विड काउंटर नहीं है ये सब, लेकिन यहां पर इस वक्त इंटरेस्ट जरूर बन रहा है, ये हम कह सकते हैं। 9175 निफ्टी का अब ये लेवल आपके सामने आता हुआ तो तेजी का रुख जारी है और 8.25 लाख करोड़ पर वॉल्यूम पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ फिलहाल मार्केट में कुल मिलाकर ये सारे स्टॉक्स जहां पर हम अच्छी खासी मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं और अच्छी खासी तेजी बनती हुई भी नजर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स देखें जहां पर काफी अच्छे वॉल्यूम और नए हाइस बनते हुए दिख रहे हो। जेम फाइनेंशियल्स ने नया 52 वीक हाई आज बनाया, उससे थोड़ा सा नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बढ़त को दरअसल ये थाम नहीं पाया, पर वॉल्यूम बहुत मजबूत है। 4, 4.5 गुने के आसपास वॉल्यूम देखने को मिले, यानी हफ्ते भर का वॉल्यूम एक दिन में होता हुआ। ये मानस क्या कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत दिखता है कि 52 वीक हाइस पे खुले और फिर नीचे आ गए तगड़े वॉल्यूम के साथ? नहीं, मैं अभी नहीं समझता कि डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं केवल इतना समझता हूं कि एक रैली स्टॉक ने दिखाई और 2016 के हाईस को टेस्ट किया, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना वाजिब था क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की तरह शायद लोगों को लगने लगा था। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये करेक्शन थोड़ा सा और हो जाए और अगर स्टॉक एक बार 85 के आसपास आ जाए तो वो बेहतरीन मौके होंगे स्टॉक को खरीदने के लिए, क्योंकि 79 एक स्ट्रांग सपोर्ट है और अगर 85 के लेवल्स एक बार स्टॉक टेस्ट करता है तो फिर से जब रैली स्टार्ट होगी तो मैं समझता हूं कि 91 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे। स्टॉक 96 या 98 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन को और डीप होने दें, बट वहां पर खरीदारी करें। ओके, खरीदारी करने की राय है इस वक्त आपके लिए। साफ तौर पर स्टॉक्स बड़े एक्शन में आ रहे हैं। थॉमस कुक एक और शेयर है जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, 4.5% की। आज सुबह हम बात कर रहे थे इस स्टॉक में अच्छे मूव आते हुए दिख रहे हैं। सुज़लोन ये एक और स्टॉक है, वागले साहब इसके चार्ट्स देखकर बताएं। 5.5% की मजबूती कल से यहां पर भी वायदा कारोबार में एक्शन शुरू हो जाएगा, उससे पहले मजबूत हो रहा है, 20 की तरफ बढ़ता हुआ। 19 अभी इस वक्त का लेवल है, खरीदना चाहिए। वागले साहब आपके लिए। अनिल जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी, सुज़लोन पे मेरा व्यू काफी टाइम से, काफी हफ्तों से बुलिश है और थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ रहे हैं। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरा व्यू 22 to 23 का है अगले कुछ हफ्तों में। तो ये आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। ये लेवल पे भी लिया जा सकता है। ₹1 का स्टॉप लॉस रखिए, 1830 का स्टॉप लॉस होगा और 22-23 का टारगेट बन सकता है 2 से 3 हफ्ते में। ओके। मयूरेश, कल नजर होगी हमारी CL एजुकेट पे लिस्टिंग हो रही है, मुश्किल से भरा था इशू, क्या उम्मीद है और क्या सलाह दे रहे हैं आप? मैं बहुत डिटेल कवर नहीं किया है, लेकिन अगर कोई मिड कैप स्पेस में देखना चाहता है स्पेसिफिकली ब्रॉडर यूनिवर्स से, तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, आई थिंक इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स ये स्पेस मुझे काफी पसंद आ रहा है। इसमें से अगर मैं 2 स्टॉक्स चूज करूं जो मार्केट लीडर्स हैं, कार्बोरंड यूनिवर्स और ग्राइंडवेल नॉर्टन, मुझे लगता है आई थिंक जैसे इन्होंने ग्रोथ दिखाई है इन टफ टाइम्स, ग्राइंडवेल हैज ग्रोन एट 6% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस ओवर द लास्ट 4 to 5 years, और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे डिमांड वापस आएगी स्पेसिफिकली एब्रेसिव्स और कंज्यूमेबल्स पे ऑन द सिरेमिक साइड, जो हाई परफॉर्मेंस रिफ्रैक्टरीज और परफॉर्मेंस प्लास्टिक डिवीजन होती है, मुझे लगता है आई थिंक ऑटोमोबाइल ग्रोथ इटसेल्फ विल बी अ बिग ड्राइवर स्पेसिफिकली और ग्राइंडवेल नॉर्टन। स्ट्रॉन्ग पेरेंट पैकेज है और जैसे इनकी डेट इक्विटी रेशियोज हैं, डेट इज ओनली 8 crores ऑन देयर बैलेंस शीट। सो आई थिंक नेग्लिजिबल डेट, जितना केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ मेंटेनेंस केपेक्स करना है अगले 2 वर्षों के लिए। जैसे एसेट टर्नओवर्स बढ़ेंगे फॉर ग्राइंडवेल फ्रॉम अराउंड 1.6 which had enjoyed a few years back
around 2 times. I think जो रिटर्न रेशियोज होंगे 16% ROE से I think 18.5% इजीली पॉसिबल 1% की डिविडेंड यील्ड देती है. सिमिलरली कार्गो एंड यूनिवर्सल I think जो एसेट टर्नओवर्स है अराउंड 2.4 times expected to grow further. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.5% है. डेट इक्विटी अराउंड 0.28. सो मुझे लगता है I think you have to pick and choose मिड कैप स्पेस में से I think हर एक IPO के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं होता है. बट ब्रॉडर यूनिवर्स जहां पे I think डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, केपेक्स ओवर डिविडेंड यील्ड इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव और जहां रिटर्न रेशियोज एक्सपैंड होंगे ओवर द नेक्स्ट 2 years, आई थिंक दिस इज वन स्पेस दैट आई रियली लाइक टू बी ओवर द नेक्स्ट 2 years. ओके. और इस बीच आप देखिए नवनीत एजुकेशन, ये स्टॉक है 10% मजबूत. मिड कैप शेयरों में अगर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो जाए प्रदीप तो ये हाल होता है. मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आने के बाद अचानक से लोगों को लगने लगा कि ये स्टॉक भी अच्छा है. 14% तो ये 14 महीने में चलता है. हाँ. और ये स्टॉक आज एक दिन में चल गया. पिछले 5 सालों में इस स्टॉक में कुछ हुआ नहीं, लेकिन 5 घंटों में देखिए कमाल हो गया. और इस कमाल होने के बाद मानस अब कुछ बचाए या छोड़ दें, इसे 170 पर लेना बनता है? नहीं, मैं समझता हूं थोड़ा इंतजार करना बेहतर है. एक बार स्टॉक करेक्ट होता है 160 के आसपास आए तो वहां पर फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दिखेगी. बट करंट लेवल्स पे मैं समझता हूं थोड़ा इंतजार करना बेहतर है. ओके. टोरेंट पावर, एक बार इसके चार्ट पे नजर डालिए वागले साहब. तगड़े वॉल्यूम के साथ एक उछाल आया है टोरेंट पावर में अभी अभी. प्रदीप पॉजिटिव व्यू है. फ्रेश ब्रेकआउट इसमें भी दिखाई दे रहा है. मुझे लगता है ये 250 के पार निकलेगा अगले कुछ दिनों में. तो एट द करंट लेवल ऑफ 233 में भी ऑन अ करेक्शन टू 230 वगैरह थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा. 225 226 ये पोजिशनल व्यू है, वो लेके चले और 250 255 तक का टारगेट बन सकता है अगले कुछ हफ्तों में. ओके. पावर शेयरों में तेजी तो हुई है और होती दिख रही, कल भी हुई है. और ऐसी तेजी फर्टिलाइजर शेयरों में भी दिख रही है. अब अभी तक तो ऐसा लग रहा है प्रदीप कि लोगों को कमजोर मॉनसून का डर नहीं है, लेकिन देखते हैं ये कब तक बरकरार रहता है. एक और स्पेस है एविएशन शेयरों की, जहां पर भी अच्छी मजबूती होती दिखी है. खासतौर से जेट एयरवेज आज काफी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है. जेट के चार्ट्स पर नजर डालिए वागले साहब. यहां पर खरीदारी का मौका है. कोई 3-3.5% डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त. अनिल जी, इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है. थोड़ा सा लेट हो गई, इसका भी मेरे को थोड़ी सी चिंता है. बट और डेफिनेटली काफी अपसाइड है. मतलब एज ए ट्रेडर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है ये 555 560 तक का ये इसके अगले कुछ दिनों में 2 या 3 दिनों में मुझे लगता है 560 तक ये जा सकता है. ओके. नए हाइस पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं, बंद होने की तैयारी में है. एक्सो नोबल एक स्टॉक आप देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं करीब 3.5% का इजाफा, 25-30% एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चल रहा है. और पेंट कंपनियों में हमने एक उछाल देखा भी है. मानस, एक्सो नोबल पे क्या कॉल है? नहीं, मैं ये स्टॉक नहीं प्रदीप जी ट्रैक करता हूं. मैं प्रेफर करूंगा अगर मेरे को पेंट स्टॉक में कोई भी स्टॉक खरीदना है तो वो एशियन पेंट्स ही खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं. 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 1130 तक का पोटेंशियल है. तो मैं यहाँ पर खरीदारी करना प्रेफर करूंगा और अपने स्टॉप लॉसेज 1039 के नीचे रखूंगा. ओके. BTST का समय नजदीक आ रहा है. आपको हालांकि बता दें कि आज जाते जाते कुछ और स्टॉक जहां पे तेज उछाल आया है. BASF एक स्टॉक आप देख सकते हैं. थर्मैक्स में देखिए लगातार तेजी का रुख बना हुआ है शुरू से ही. आज सुबह ही एक एक्विजिशन की खबर आई थी, तो यहां पर एक अच्छा उछाल है. ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पे लोग आखिरी मिनटों में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पोजीशन कहां बनानी चाहिए? आज BTST या STBT ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स क्या सुझा रहे हैं, आइए अब ये देख लेते हैं. रजत के बोस.com के रजत बोस, इनकी कॉल है सिंटेक्स पे तेजी करने की. बाई कीजिए. स्टॉप लॉस 98 रुपए 80 पैसे. टारगेट 125 के. NBCC पर बाई कॉल है. स्टॉप 168, टारगेट 180 और फिर 184. ओके. और AK प्रभाकर कह रहे हैं कि सिंजीन खरीद के जाइए आप. कैश मार्केट का स्टॉक है. 519 का स्टॉप लॉस, 539 का टारगेट. और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अब भी तेजी करनी चाहिए आपको. 968 ये है स्टॉप लॉस का लेवल. 1005 का आपका होना चाहिए लक्ष्य. लेते हैं मानस की कॉल्स. मानस, खरीदेंगे या बेचेंगे? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिख रहे हैं तो बिल्कुल खरीदेंगे. पहला स्टॉक रहेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट का, क्योंकि यहाँ पर
करीब करीब 3 मंथ का कंसोलिडेशन देखने के बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा है यार आज, और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यहां पर आप उम्मीद करिए कि जिस तरह के मूव अभी देखने को मिले वैसे ही शायद कल भी देखने को मिलेंगे, और 91 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो यहां खरीदारी करेंगे, 85 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। और दूसरा स्टॉक है बाटा का, जहां पर ऑलरेडी हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, बट आज अगस्त 2016 के हाईज को स्टॉक ने ब्रेक किया। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी मेरे को ऐसे ही अपमूव देखने को मिलेगा। 592 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 555 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, बागले साहब। मेरे भी दोनों BTST ही रहेंगे। पहला होगा भारतीय एयरटेल, जो बाय करके चले 344 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट ऑफ 354। दूसरा होगा अडानी पोर्ट्स, 336 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर टारगेट ऑफ 346। एक और स्टॉक डेज हाई पर आ रहा है आज, वैसे सुस्त था सुबह से, रिलायंस कैपिटल। वागले साहब इसके चार्ट्स देखकर बताएं, खरीदना चाहिए क्या इसे कल के लिए, क्योंकि दिन के हाई पॉइंट पर बंद होता हुआ नजर आ रहा है और रोल ओवर्स भी मजबूत है यहाँ पर। अनिल जी, मैं वेट करूंगा, इतना मुझे पैटर्न क्लियर नहीं है। अगर 615, 618 ये लेवल एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहां अटक सकता है। तो वो जब तक क्लियर नहीं होता है, मैं फ्रेश बाइंग स्पेसिफिकली एज ए ट्रेडर रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, ये रहा है चलिए आपकी तरफ से। थर्मैक्स में जिस तरह से तेजी लगातार बनती जा रही है और 4 गुना वॉल्यूम, करीब करीब हफ्ते भर का वॉल्यूम एक दिन में हो गया है। मयूरेश, सुबह से यहाँ पे खबर थी एक एक्विजिशन की, लेकिन देखिए बाजार में खरीदारी का सिलसिला लगातार चल रहा है आखिरी मिनट तक अच्छे वॉल्यूम के साथ। क्या लगता है आपको? जनरली प्रदीप जी, आई थिंक ये स्पेस में अगर हम देखें तो आई थिंक जैसे ऑर्डर फ्लोज म्यूटेड रहे हैं, आई थिंक बुक टू बिल रेशियोज और रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी कमजोर रही है, इंक्लूडिंग थर्मैक्स फॉर दिस सेक्टर एज अ होल। इसकी वजह से आई थिंक जो इनके कैश फ्लोज हैं ये भी थोड़े म्यूटेड ही रहे हैं। बट इफ वन रियली गोज बाय द थीम कि जो हम प्राइवेट केपेक्स की बात कर रहे थे ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज नॉट पिकअप, और एक्सपेक्टेशन यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्राइवेट केपेक्स शुड स्टार्ट मीनिंगफुली पिकिंग अप, और जैसे ऑर्डर फ्लोज स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए ये क्षेत्र की तरफ, तो आई थिंक दैट विल हैव फर्दर अक्रीशंस टू द मार्जिन। पर अगर एक मुझे बॉटम अप अप्रोच रखना है जनरली कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस के लिए, तो मुझे लगता है क्यूमिंस इंडिया इज समथिंग दैट आई विल बी प्रेफरिंग। आई थिंक लास्ट 5 वर्षों में अगर हम एक रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो द स्टॉक हैज लिटरली डन नथिंग। सेकेंडली अगर हम देखें कि आई थिंक जैसे म्यूटेड फ्लोज की मैं बात कर रहा था, आई थिंक देयर इज एक्सपेक्टेशन कि जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, डोमेस्टिक कारोबार जो इनका है और मैनेजमेंट भी काफी फोकस्ड है इस पे, कैन बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 10 and 12%। सेकेंडली आई थिंक जो इसका एक्सपोर्ट्स वेरिएबल था और कंपोनेंट था वो थोड़ा कमजोर रहा था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल फॉल दैट वी हैव सीन। लेकिन जैसे क्रूड ऑयल प्राइसिंग स्टेबलाइज हो रही है बिटवीन $52 to $58 अ बैरल, एंड जैसे ऑर्डर फ्लोज आने चालू होंगे वापस अलॉन्ग विद आउटसोर्सिंग एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द पेरेंट, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रह सकता है स्पेसिफिकली इनके LHP और HHP बिजनेस के लिए जो जेनसेट का बिजनेस है। जेनसेट्स कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 38% और इंडस्ट्रियल इंजिन अराउंड 17.5%, exports is almost 25-30% to the top line. So largely I think expecting with cost optimization moves that the management has taken, margins to sustain at 16%, ROE 25% है, ROC 25-30% है, capex कर चुकी है, so it's only maintenance capex of around 70-80 crores per annum, और जैसे इनके टच पॉइंट्स और डीलर नेटवर्क है और expectations of more outsourcing plus export orders coming through, मुझे लगता है I think even if 24 times FY18 earnings काफी attractively placed है compared to its peers, so I think pick and choose करना हो तो डिक्लाइंस में आई थिंक क्यूमिंस इंडिया मेरे हिसाब से इज अ बेटर पिक। अच्छा मयूरेश, इंडिया बुल्स हाउसिंग और IOC इन दोनों में से क्या खरीदेंगे? ये अब परसों से आ जाएंगे, आपके निफ्टी का हिस्सा बन जाएंगे दोनों ही शेयर, तो इनमें से दोनों पसंद हैं, एक पसंद है, अगर एक खरीदना हो कौन सा होगा? इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था अनिल जी, आई थिंक दोनों स्टॉक्स आई थिंक अट्रैक्टिवली प्लेस्ड रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में। हालांकि वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हो तो आई थिंक वैल्यूएशंस सीमिंगली थोड़े हायर साइड पे है 1 ईयर फॉरवर्ड पे, लेकिन जैसे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए स्पेसिफिकली, आई थिंक इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी डिसेंट क्लिप अगले कुछ क्वार्टर्स में, और जैसे यील्ड्स इंप्रूव होंगी विद कॉस्ट ऑफ फंड्स गोइंग डाउन, आई थिंक स्प्रेड्स ये कंपनीज इजिली मेंटेन कर पाएंगी। तो मुझे लगता है आई थिंक जो लेवरेज बैलेंस शीट पे आएगा ये अभी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए
लिए बरकरार है एंड डिविडेंड यील्ड इज फैंटास्टिक फॉर अ स्टॉक लाइक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सेकेंडली आई थिंक जैसे आईओसी की भी पहले बात कर रहा था, आई थिंक जो 3 बिजनेस स्ट्रीम्स है, एन्युटी बिजनेस है, पाइपलाइन है, लार्जेस्ट पाइपलाइन इन द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इन्होंने कमीशनिंग की इनकी नई फैसिलिटी, आई थिंक दैट विल डेफिनेटली बी एक्रीटिव टू GRMs एज वेल एज इट एबिट मार्जिन्स। और थर्ड आई थिंक जो एक प्रोपोर्शनेट होता है ऑफ सेंसिबिलिटी टू अर्निंग्स पेट्रोल और डीजल मार्केटिंग मार्जिन्स की वजह से, हालांकि लार्ज पार्ट ऑफ डेल्टा बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइसेस, डेट और वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स कम कर चुका है एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बट आई थिंक देयर इज स्टिल सम स्कोप फॉर डीजल एंड पेट्रोल मार्केटिंग मार्जिन टू इंक्रीज ऑन करंट लेवल्स ऑफ 1.6 एंड 1.55 रुपीज अ लीटर। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स की ग्रोथ अभी भी बरकरार है इसमें, बिकॉज ऑफ द न्यू कैपेसिटी GRM शुड प्रॉब्ली इंप्रूव, क्योंकि इसकी नई फैसिलिटी से नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी जो एक कॉम्प्लेक्स इंडेक्स होता है टू मेजर हाउ इट कैन प्रोसेस हार्ड क्रूड, आई थिंक दैट इज सब्सटेंशियली हायर एट 11.5-12 टाइम्स। तो मुझे लगता है आई थिंक आईओसी इंडियाबुल्स हाउसिंग अगर कोई होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक अर्निंग्स शैल स्टिल ग्रो एट अ वेरी रीजनेबल क्लिप अगले 2 वर्षों में। चावल स्टॉक्स देखिए, LT फूड, KRBL, कोहिनूर काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ इनमें आज भी तेजी दिख रही है। वागले साहब, क्या इनके चार्ट्स पे आपको कुछ पसंद है? प्रदीप, नॉर्मली मैं LT फूड्स प्रिफर करता हूँ, ये मतलब पैटर्न वाइज वो मुझे अच्छा लगता है और आज भी उसी में ब्रेकआउट आ रहा है। दूसरे भी अच्छे ही है लेकिन LT फूड्स में प्रायर स्विंग है जो कि 62 है, आई थिंक ब्रेक करने की तैयारी में। जैसे ये 62-62.50 के ऊपर ट्रेड होता है, एक 70 की तरफ की मूव की शुरुआत है, तो ₹2 का रिस्क लीजिए, ₹7-8 का ट्रेडिंग अपसाइड कुछ दिनों में मिलेगा। LT फूड खरीदा जाए, तमाम खाने पीने के स्टॉक। एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग बात दिख रही हुई है कि 2 सबसे ज्यादा कमजोर जो वायदा कारोबार के स्टॉक्स है वो आइडिया और बेल है, जो कल निफ्टी से बाहर हो जाएंगे और ये गिरते हुए दिख रहे हैं। मानस काफी पिट चुके हैं दोनों, या अभी भी इनको शॉर्ट करने का टाइम है? मैं समझता हूँ कि भेल को एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 168-170 एक रेजिस्टेंस की तरह दिखने लगा था और जो हाइट ऑफ साइड बॉटम्स हम 120 से देख रहे थे वो शायद आज रिवर्स हुए हैं, क्योंकि 164 का एक सपोर्ट था जो कि इंटरडे सेशन में ब्रेक हुआ है, बट अभी तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। बट पैटर्न ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक करेक्ट होकर एक बार 50-डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो 156 के आसपास है। तो अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें तो भेल में लगती है। मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पर अगर आप शॉर्ट करें तो अपने स्टॉप लॉसेस 168.50 के ऊपर रखें। ओके, IFCI पे लेकिन इस बीच नजर डालिए, काफी तगड़ा करीब 90 लाख शेयर्स का की सेलिंग होती हुई नजर आई है और स्टॉक टूटा है तेजी से। ऊपर के लेवल से अगर आप देखें यहाँ पर एक 1.5% की गिरावट ₹30.30 पे था और ये 50 पैसे करीब यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। 30 का लेवल क्या मानस इसके लिए अहमियत रखता है? क्या यहाँ पर एक बार की मुनाफा वसूली की राय बनती है? देखिए, कुछ पैटर्न्स नहीं है। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो एक साइडवेज मूव दिखता है। केवल पॉजिटिव इतना है कि 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक 5-6 दिन से ट्रेड कर रहा है और मैं समझता हूं कि आपको अगर फ्रेश लॉन्ग बनाना है तो वो स्तर होगा 31 का। जब स्टॉक 31 के ऊपर निकले तभी आपको लॉन्ग बनाने हैं, लेकिन अगर एक बार 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है जो कि 28 रुपीज 70 पैसे के आसपास है तो शायद वहां पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओके, और बता दूं आपको 2 खबरें IFCI जिसकी वजह से शायद कमजोर होता हुआ दिख रहा हो। एक तो ये कि आज केयर ने इनकी रेटिंग डाउनग्रेड की थी थोड़ी, एक पर्टिकुलर कोई रेटिंग इनकी डाउनग्रेड हुई, और दूसरा ये कि वायदा कारोबार के बैन में है स्टॉक, तो शायद हो सकता है तेजी करने वाले ट्रेडर्स थक हार कर प्रदीप ऐसा लग रहा है पोजीशन छोड़ रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। 6 मिनट तो है उसके बाद तो अपने आप ही बैन निकल जाएगा, शायद अपने आप बैन निकल जाएगा। बिल्कुल, तो काफी कुछ बैन निकलने वालों में से ज्यादा है। एक और स्टॉक उस पर राय ली जाए, ओबीसी भी इस सीरीज में काफी वक्त इसने बैन में बिताया, आज भी बैन में था, अब ये भी आज निकलेगा और मजबूत होकर बंद हो रहा है। वागले साहब, कल के लिए खरीद के जाएंगे कैश में? पैटर्न तो अच्छा है अनिल जी, बट शायद थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा। कल ओपन होने तो शायद इंट्राडे में हमको कुछ ऐसे मिल जाए। ओके, तो ये कॉल है फिलहाल आपके लिए। स्पीच देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर जाते जाते मूवमेंट आ रहा हो। सेरा सैनिटरी वेयर, ये स्टॉक देखिए हालांकि बहुत लिक्विड नहीं है लेकिन करीब 4-4.5% का एक शार्प मूव आपको दिखाई देगा सेरा में आते हुए। इस वक्त अगर हम वो चार्ट आपको दिखाएं, ये आप देख रहे हैं गिरावट सी दरअसल, और वहां से अब ये रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है।
मैकनाली भारत एक और स्टॉक है, करीब 1.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। यहां पर एक उछाल आता हुआ इस वक्त आपको दिखाई देगा। सुंदरम फाइनेंस, डीबी कॉर्प, ये कुछ और शेयर्स हैं जहां पर हम एक उछाल बनते हुए देख रहे हैं आखिरी मिनटों में। तो ये कुछ एक पॉपुलर स्टॉक मार्केट में नजर आ रहे हैं। इनमें से मानस कहीं कुछ दिखता है आपको? देखिए, सेरा में मैं समझता हूं कि हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बने हैं मैं तो समझता हूं कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट है, और आप उम्मीद करिए कि 3250 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो कभी भी कोई गिरावट आए और 2800 और 2700 की रेंज में स्टॉक आए तो बिल्कुल खरीदारी करें। यहां पर एक बड़ा सपोर्ट 2550 के आसपास है, सॉरी 2550 के आसपास है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप कर सकें। ओके, ये राय आपके लिए सेरा सैनिटरी वेयर। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साफ। तो अच्छा, एक और स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में चला है, गेल। ये बड़े दिनों बाद एक्शन में आया है। पिछले 1-2 दिनों से लोग रिकमेंड कर रहे थे लेकिन चला नहीं, आज ये चलता हुआ दिखा है। वागले साहब, इसके चार्ट्स देखिए जरा, खरीदा जाए? अनिल जी, खरीदा जाए। पैटर्न पॉजिटिव है, मुझे लगता है ये 395, 396 तक अगले 2 या 3 दिन में जा सकता है। तो मैं इसमें, और इसमें वॉल्यूम भी काफी ऑन द हायर साइड है। ओके, वॉल्यूम्स ज्यादा हैं। और इस बीच एक चीज दिख रही, 9175 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही। तो शायद एक्सपायरी आपको 9170 के आसपास होती दिखे, जो एवरेज प्राइस मेरे ख्याल से निकल कर आएगी। देखिए, आज का हाई है 9183 और अभी हमें 9164, यानी पिछले कुछ मिनटों में इस रेंज में हम ट्रेड करते हुए दिखे। तो दोनों ही तरफ के मूव आते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और स्टॉक आज कैश मार्केट का बड़े एक्शन में आया, बीएफ यूटिलिटीज तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। इस स्टॉक के चार्ट देखिए मानस, कुछ इंटरेस्टिंग है? देखिए, इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि स्टॉक ने एक बेस बना लिया है अब 370 और 400 की रेंज में, और अब हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो गिरावट हमने 650 रुपए के लेवल से देखी थी, शायद इस पूरे गिरावट को स्टॉक कम से कम 50% तो करेक्ट करेगा। तो उस केस में 500 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज को आज उसने टेस्ट किया और वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया है। तो प्रॉब्लम केवल मेरे को इतनी दिखती है, अदरवाइज पैटर्न्स पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ करंट लेवल पे स्टॉक को खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉसेस 424 के नीचे रखें। ओके, कुछ एक स्टॉक्स जो इस सीरीज में अब काफी शानदार क्लोजिंग दे रहे हैं, उन पर अगर आप नजर डालें, काफी जबरदस्त पोजीशन अगली सीरीज के लिए बन रही है। हमने काफी स्टॉक्स की चर्चा की, लेकिन जेपी एसोसिएट्स देखिए बहुत इतना फेवरेट स्टॉक नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स काफी एक्टिव हुए हैं पिछले 2 सीरीज से, और ये तीसरी सीरीज होगी लगातार जहां पर हमने काफी तगड़ा बिल्डअप आगे अगली सीरीज के लिए देखा है, और 70% के आसपास का रोल दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में बनता हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पर करीब करीब 90% के आसपास रोल हो रहे हैं, और काफी जबरदस्त मजबूत पोजीशन यहां भी अगली सीरीज के लिए बनती हुई नजर आई है। वक्त थोड़ा कम है, फिलहाल इस पर राय देने का मौका तो नहीं है, लेकिन फाइनल क्लोजिंग 91, 57, 56 की तरफ थोड़ा फिसल रहे हैं। हालांकि एडजस्टेड जो क्लोजिंग होगी वो शायद थोड़ी ऊपर ही नजर आएगी आपको आज के दिन। फिलहाल क्लोजिंग के वक्त खासतौर पे एफएनओ स्टॉक्स पर ही नजर डालें। इंडिया बुल्स रियल करीब 8% ऊपर बंद होते हुए आपको दिखाई देगा, और बहुत ही तगड़े रोल्स हैं यहाँ पे भी। अडानी पोर्ट, HTIL, बाटा, टोरेंट पावर, जेट एयर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। पावर और रियल एस्टेट, ये 2 हम कह सकते हैं खासतौर पे आज काफी पॉपुलर सेगमेंट है, और रियल एस्टेट के साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस में इंडिया बुल्स हाउसिंग जहां पर लीड करता हुआ काफी शानदार तेजी के साथ, और वो भी क्यों ना, क्योंकि अब तो ये निफ्टी में जा रहा है। बिल्कुल, और जो एक्सपायरी होती दिख रही है 70 अंक के ऊपर, इस वक्त काफी वोलेटाइल ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी में। और देखिए पिछले कुछ मिनटों में तेजी से निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन 9183 भी हमने आखिरी आधे घंटे में ही छुआ है, और वापस 9150 की तरफ भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपायरी होगी वो कहीं कहीं 9165-70 के आसपास होगी, जो हमारा पोल बता रहा था। देखिए, हमारा पोल फिर से एक बार सही और सटीक साबित हुआ है। लगातार ये 5वां महीना है जब सीएनबीसी आवास का वायदा कारोबार की एक्सपायरी, वो भी 3 दिन पहले। बिल्कुल, मंगलवार को ये पोल हमने किया था, और हमारे एक्सपर्ट्स का सटीक अंदाजा था, जबकि लोग तो 9000 की तरफ जाने की भी आशंका रखते थे। तब हमारे पोल ने ये बताया था कि 9150 से 9200 के बीच होगी एक्सपायरी, और वो बिल्कुल देखिए सबसे ज्यादा वहीं पर है 42%।
और आज सुबह भी जब हम शो कर रहे थे तब हमने एक ही बात कही कि देखिए एक्सपायरी 9175 के आसपास होने की पूरी संभावना है। 9150 के ऊपर होगी ये भी पक्का है, और 9150 9175 की रेंज में होनी चाहिए। 9175 के ऊपर होने की संभावना है, 9175 के नजदीक होने की संभावना है। तो प्रोविजनल क्लोजिंग तो 9159-60 पर आई है। देखते हैं फाइनल क्लोजिंग क्या 9170 के आसपास आती है, जिसकी संभावना मुझे दिख रही। तो काफी इंटरेस्टिंग, हालांकि मैं क्लोजिंग बेसिस पर चाहता था कि 9175 के ऊपर निकलकर क्लोज हो, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे तो कल के लिए अभी भी सीरीज के पहले क्लोजिंग बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी लिहाज से, और काफी अच्छी कही जाएगी। क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, लेकिन ये बात है कि रिकॉर्ड एक्सपायरी। और सबसे बढ़िया बात जो एक्सपायरी में मुझे क्लोजिंग जो लग रही है, आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, मुझे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्लोजिंग और भी बेहतर दिख रही है, 21,500 के ऊपर। तो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है एक्सपायरी बेसिस पे, और बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया ना। चलिए, तो एक्सपायरी जो हुई आज हमारे सुबह के टारगेट के बेहद नजदीक 9174, 9173 ये एक्सपायरी का फाइनल लेवल है, जो 9175 के मार्क एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर एक्सपायरी होती हुई दिख रही है। और रेंज देखिए पोल की 9150 से 9200 उसके बीचों बीच। बिल्कुल, तो ये काफी शानदार एक्सपायरी होती हुई उम्मीद पे खड़े उतरे हैं बाजार। मार्केट में 9-9.5 लाख करोड़ का कुल वॉल्यूम देखने को मिला है आज के ट्रेड में। जबरदस्त कारोबार, और इनफैक्ट एनएससी पे कैश मार्केट में करीब फाइनली आप 36,000 करोड़ का वॉल्यूम देख रहे हैं। ये बड़ा शानदार कहा जाएगा। 40-41 हजार करोड़ पे टोटल वॉल्यूम आज पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैश मार्केट का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। केवल वायदा कारोबार में वॉल्यूम हुआ है ऐसा नहीं आज के दिन। इस क्लोजिंग को देखते हुए अब ये बताइए वागले साहब, अगली सीरीज में अगला पड़ाव क्या दिखता है आपको निफ्टी के लिए? 9200 एक पड़ाव था इस सीरीज का, और हम उसके ऊपर नहीं गए, लेकिन कंसोलिडेट करके अब अपर एंड पे आकर बंद तो हो गए। अगला टारगेट क्या 9500 होगा? बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है 9500, 550, 9600 अगर आप 1.5 महीने का व्यू लेते हैं अगले सीरीज या उसके अगली सीरीज में, मेरा वैसे भी व्यू 9600 का है। और जब तक हम 9100 के ऊपर रहेंगे व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, और गुड चांसेस दैट वी मे रीच 9500, 9550। ओके, अच्छा, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। तो मानस, अगर आपका निफ्टी में कॉन्फिडेंस कम है, आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा अहम लेवल के आसपास है, तो फिर क्या बैंक निफ्टी खरीदने का कॉन्फिडेंस पूरा है? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने पहले भी लास्ट वीक भी बात की थी और एक बेयरिश पैटर्न की बात की थी निफ्टी पे, तो मैंने वहां भी मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत क्लियर हाई टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए दिख रहे थे। जो पिछले हाई थे जो कि निफ्टी में अगर आप देखिए तो 9218 के आसपास है, उसको ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। तो पोटेंशियल तो बैंक निफ्टी में ज्यादा दिखता है, और मैं अभी भी समझता हूं कि अगर एक टारगेट सेट करना हो तो वो आएगा 21,950 का। ये बैंक निफ्टी का एक टारगेट सेट करके चलना चाहिए। शायद मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 1 से 2 हफ्ते में हम बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अब एक अहम सपोर्ट 21,200 के आसपास आ गया है, तो उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ओके, तो आज की क्लोजिंग फिलहाल सबसे अहम इसलिए है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑल टाइम हाई एक्सपायरी हमने होते हुए देखी है। तो मार्च की ये एक्सपायरी जरूर यादगार कही जाएगी। निफ्टी ने तो 2 साल 2 महीने लगाए इस रिकॉर्ड को दोबारा बनाने में, हासिल करने में। और इस वक्त इजाजत लेंगे आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, वागले साहब और मेवरेश आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और आइए देखते हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट। और 2% के रिटर्न नीरज की टीम में, वहीं हेमंत की टीम में 3.25% के रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैश मार्केट के स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे। रॉयल ऑर्किड, फैक्ट, आरसीएफ दोनों ही फर्टिलाइजर कंपनियां, और ईआईएचएल यानी कि होटल और फर्टिलाइजर, ये 2 सेक्टर्स आज बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। और वहीं नीरज की टीम में देखिए यहां भी कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं चारों जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखे। आईटीआई, एमको, श्रेयांस और कोपरान। तो फाइनली एक बेहद शानदार सीरीज का आज हुआ अंत। अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार हुए बंद इस सीरीज के लिहाज से मार्च में। आज के सौदा में आज के लिए इतना ही, और कल हम देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर कितनी गेन्स हुए और कौन से रहे स्टार परफॉर्मर्स। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।